नमस्कार मित्रों, मैं ट्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर अलवर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक यानी जो सेकंड पेपर है हमारा, उस पर चर्चा करूँगी। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में हम मनु पढ़ चुके हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम कौटिल्य को आगे बढ़ाएंगे। कौटिल्य में हमने कौटिल्य का सामान्य परिचय, कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार, कौटिल्य का राजा पर विचार कर लिए हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम कौटिल्य के न्यायिक व्यवस्था, कानून व दंड व्यवस्था संबंधी विचार देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कौटिल्य ने समूची जो न्यायिक प्रणाली है उसे राज्य का प्राण समझा है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं प्रदान करता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यानी राज्य का जो प्राण है वो न्याय है। यदि राज्य में न्याय की स्थापना नहीं होगी, प्रजा को न्याय नहीं प्रदान किया जाएगा, तो वो राज्य शीघ्र ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना तथा प्रजा की असामाजिक तत्वों व अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य ने अपनी न्यायिक प्रणाली में दो प्रकार के न्यायालय माने हैं। यानी कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है हमें। एक धर्मस्थलीय और दूसरा है कंटक शोधन, जिनको यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो दीवानी तथा फौजदारी जो हमारे न्यायालय हैं उनके लगभग पर्यायवाची मान सकते हैं। धर्मस्थलीय जो न्यायालय होते हैं, धर्मस्थलीय का अभिप्राय है उनमें जो धर्मस्थलीय न्यायालय होते हैं उनमें नागरिकों के जो पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उनका निर्णय किया जाता है। इसके अंतर्गत संपत्ति, संविदा यानी कोई समझौता, उत्तराधिकार, विवाह, गांव में बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी, साझेदारी इत्यादि से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निपटान किया जाता है धर्मस्थलीय न्यायालयों में। दूसरे प्रकार के जो न्यायालय होते हैं उनमें दूसरे प्रकार का न्यायालय जिसे कौटिल्य ने कंटक शोधन कहा है, ये जो न्यायालय होते हैं इनका उद्देश्य राजा अथवा राज्य के कंटक अर्थात शत्रुओं को दूर करना है। इनका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले जो सभी अपराध हैं, यानी राज्य के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उन पर विचार करना। कंटक शोधन न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से प्रजा के जो दिन प्रतिदिन के जो विवाद हैं उनको निपटाया जाता है। प्रजा में जैसे जो धोबी, जुलाहे, सुनार, वैद, नट, नर्तक आदि के द्वारा प्रजा पर जो शोषण किया जाता है या प्रजा के धन हरण से संबंधित कोई विवाद होता है, दुष्ट जनों के द्वारा प्रजा को पीड़ित करना या राजा के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा प्रजा पीड़न का कार्य करना इत्यादि से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उन सब का जो निपटान है, उन सब की जो सुनवाई है वो कंटक शोधन न्यायालयों में की जाती है। कौटिल्य ने इन सभी को जो प्रजा को पीड़ित करते हैं, प्रजा का धन हरण करते हैं या किसी भी प्रकार से प्रजा का शोषण करते हैं, उन सबको प्रजा राज्य का कंटक माना है। ये तो थे कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालय माने। आगे कौटिल्य ने जो अपनी जो अर्थशास्त्र है उसमें जो न्यायिक संगठन है उसकी बहुत अधिक विधिवत विवेचना की है, जितनी मनु ने नहीं की। मनु का जो पुस्तक है मनु स्मृति, उसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से न्यायिक व्यवस्था संबंधी विचार मिलते हैं, बहुत संक्षिप्त में। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत विस्तार से
न्यायिक संगठन, न्यायिक प्रक्रिया किस पर चर्चा की है, बहुत ही विधिवत व विस्तृत विवेचना की है। उसके द्वारा जो न्यायिक संगठन की जो धारणा है वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, प्रशासन के स्तर पर विकेंद्रीकरण है। उसने बताया है कि 10 गांवों के समूह के लिए संग्रहण नाम के न्यायालय होंगे, 400 गांवों के बीच द्रोणमुख न्यायालय होंगे, 800 गांवों के मध्य स्थानीय और पूरे जनपद के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सबके ऊपर फिर उच्चतम न्यायालय। वैसे ही कौटिल्य ने भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात की है। 10 गांवों से संबंधित कोई मामले हैं, उनके समूह के ऊपर जो होगा वो संग्रहण न्यायालय, 400 गांवों पर द्रोणमुख न्यायालय, 800 गांवों के मध्य स्थानीय और पूरे जनपद के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की है। गाँवों के लिए उसने पंचायती न्यायालयों का भी सुझाव दिया है, जिनमें जो गाँव के जो वृद्ध ग्रामीण हैं और सामंत है वो मिलकर जो छोटे मोटे विवाद होंगे गांव के, उनका निपटान करेंगे। उसने विवादों को मध्यस्थता से निपटाने की बात की, किसी की मध्यस्थता करके, और जो विवाद है उनको वादी प्रतिवादी जो है उनके मध्य विवाद को निपटाया जा सके। उसने न्यायिक संगठन जो है उसका उसने माना है कि राजा जो है वो संपूर्ण न्यायिक संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौटिल्य एक ही न्यायाधीश वाले जो न्यायालय हैं उनको उचित नहीं मानता। उसका मानना है कि कम से कम 3 जो है न्यायाधीश वहाँ पर होने चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में यदि हम देखें, उसने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में वादी और प्रतिवादी के वक्तव्य, साक्षी और जो गुप्तचर व्यवस्था है उसको अपनाया जाना चाहिए। लिखित प्रमाणों को उसने सर्वाधिक महत्व दिया है और इनके अभाव में साक्षी को प्रमाणिक माना जाना चाहिए, किंतु साक्षी एक से अधिक होने चाहिए और उन्हें तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और उसी आधार पर न्यायाधीशों को गुप्तचरों का उपयोग करते हुए निर्णय दिए जाने चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों को सलाह दी है कि उन्हें अधिकाधिक निष्पक्षता अपनानी चाहिए और पूर्ण निष्पक्ष तरीके से ही जो है निर्णय दिए जाने चाहिए, ताकि जनता जो है उसका राज्य में न्याय के प्रति जो है विश्वास उत्पन्न हो। ठीक है। अगला है कौटिल्य के कानून संबंधी विचार। कानून के संबंध में कौटिल्य का मत है कि राज्य के जो कानून है उनके चार मूल स्रोत होते हैं। एक है धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रजा और चौथा है न्याय। उसने कहा है कि धर्म कानून तथा व्यावहारिक कानून या जो हमारे राज्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उनमें यदि किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार ही विवाद का निर्णय करना चाहिए, यानी धार्मिक जो कानून हो उनको उसने सर्वोच्चता प्रदान की है। और यदि धार्मिक कानून और न्याय में विरोध हो तो उसको न्याय को सर्वोच्चता या मान्यता देनी चाहिए। कानून के इन स्रोतों के अतिरिक्त कौटिल्य जो है वो राजा के आदेशों को भी कानून के रूप में ही स्वीकार करता है, राजा को कुप्रथाओं के उन्मूलन का अधिकार देता है, प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु राजा को विभिन्न प्रकार के जो आदेश हैं उन्हें जारी करने का सुझाव देता है। ये थे उसके कानून संबंधी विचार। अगला है दंड व्यवस्था संबंधी विचार। कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र है उसमें न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था संबंधी विचार भी दिए हैं, उनका भी विवेचन किया है। दंड के संबंध में कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा को जो राजा के द्वारा जो दंड दिया जाता है वो आवश्यकता और औचित्य से अधिक नहीं होना चाहिए और न ही उससे
कम होना चाहिए। राजा को सोच समझकर उचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। दंड के संबंध में कौटिल्य समानता के सिद्धांत को नहीं मानते और इस संबंध में उनका मानना है कि महिला और बालकों की निर्बल स्थिति देखते हुए उन्हें अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए राजा के द्वारा। यानी बालक और महिलाएं चूँकि निर्बल होती हैं, इसलिए उनके लिए कम दंड की व्यवस्था हो, उन्हें कम दंड दिया जाना चाहिए। और इसी संबंध में उसने वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी भेद किया है। कौटिल्य का विचार है कि दंड जो है वो अपराध के अनुकूल होना चाहिए तथा दंड वर्ण, लिंग तथा अवस्था व अपराध की परिस्थिति का समुचित ज्ञान प्राप्त करके ही दिया जाना चाहिए। यानी वर्ण, लिंग यानी महिला व पुरुष, अवस्था वृद्ध है, बालक है या किशोर है, अपराध की परिस्थिति, किस परिस्थिति में अपराध किया गया, इन सारी स्थितियों को देखकर ही उसे अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड तथा कारागार। शारीरिक दंड में कोड़े मारना, अंग छेदन, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण तथा उच्च वर्णों के अपराधियों के माथे पर अपराध सूचक चिन्ह अंकित करना और अंत में भीषण जो अपराध हैं उनके लिए प्राण दंड की व्यवस्था भी उसने की है। आर्थिक दंड के अंतर्गत उसने कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, जिसमें पण जो वहाँ की मुद्रा थी वो निर्धारित किए कि जो प्रथम सबसे कम जो दंड है वो 48 से 96 पण का निर्धारित किया। मध्यम दंड के अंतर्गत उसने 200 से 500 पण का जुर्माना की बात की उसने। उत्तम के अंतर्गत उसने 500 से 1000 पण की व्यवस्था की है। यानी अलग अलग दंडों के लिए उसने अलग अलग राशि निर्धारित की है। कारागारों की समुचित व्यवस्था करने पर भी उसने बल दिया है। इस प्रकार कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कठोर दंड की व्यवस्था की गई है, विशेषतः शारीरिक दंड के रूप में। किंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्राचीन जो भारत था उसमें दंड की जो ये विधियाँ प्रचलित थी उनमें भारत के जो अन्य आचार्य उन्होंने भी कठोर दंड का समर्थन किया है। तो कौटिल्य का जो न्यायिक व्यवस्था, दंड व्यवस्था, कानून संबंधी जो विचार है उसे हम केवल आदर्शवादी या सैद्धांतिक विचार नहीं मान सकते। वो बहुत अधिक व्यावहारिक विचार था और उस समय के हिसाब से बहुत अधिक प्रासंगिक था और उसने उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने राजा को एक सुदृढ़, शक्तिशाली और एक विस्तृत राज्य बनाने के लिए अपने न्यायिक, कानून व दंड व्यवस्था संबंधी विचार प्रस्तुत किए। और उसके जो ये विचार हैं वो उस समय व्यवहारिक स्तर पर भी लागू हो पाए। ये केवल सैद्धांतिक नहीं थे जैसा प्लेटो ने किया था अपनी पुस्तक में कि उसने जो विचार दिए थे वे केवल काल्पनिक रह गए, उनको व्यवहारिक स्तर पर लागू नहीं कर पाया था। लेकिन कौटिल्य के जो विचार थे वो पूर्णतः व्यवहारिक थे, पूर्णतः सही थे। उन्हें व्यवहारिक स्तर पर उस समय उन्होंने लागू कर भी दिखाया। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ये जो दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, इन संबंधी जो संबंधी जो विचार है बहुत ही विस्तृत इनका विवेचन किया गया है। मनु का जो मनुस्मृति है उसमें इनके ऊपर बहुत ही संक्षिप्त विवेचन किया गया है। कौटिल्य ने इनकी बहुत अधिक विस्तृत विवेचना की है। आगे का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम कौटिल्य को ही आगे बढ़ाएंगे। कौटिल्य के कर व्यवस्था व उसके जो वैदेशिक संबंधों संबंधी जो उसके विचार हैं उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मेरे ये जो लेक्चर हैं उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर एक टॉपिक को समाहित कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूर्णतः मेरे लेक्चर्स पर डिपेंडेंट रहिए।
आप इन लेक्चर्स के साथ साथ किताब को साथ लेके चलिए, किताब के माध्यम से अपने जो सिलेबस है उसको पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।